हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। और हम यहाँ पर पेपर नंबर कौन सा जो यहाँ पर क्या था 17 जुलाई 2021 को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, उसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते करते हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 25 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए थे। उससे आगे के क्वेश्चन आज वाले यहाँ लेक्चर में यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आज के लिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। संकटदायी अपशिष्टों की सीमा पारीय गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपाटन पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है? ठीक है, तो कौन सा सम्मेलन है? हैजार्डियस जो क्या है यहाँ पर वेस्ट है, हैजार्डियस वेस्ट है यहाँ पर, जो खतरा है दूसरी जगहों के लिए। ठीक है, संकटदायी अपशिष्ट हैं जो उनका ट्रांसबाउंड्री क्या करने के लिए, मूवमेंट रोकने के लिए। यहाँ पर कौन सा सम्मेलन हुआ था? यहाँ पर रोटरडैम सम्मेलन हुआ था, बेसल सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, या फिर काजिना प्रोटोकॉल था। तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो वाला सही ऑप्शन है। यहाँ पर सही आंसर है बेसल कन्वेंशन जो था इससे रिलेटेड था। ठीक है, इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉलीफॉर्म? कॉलीफॉर्म क्या है? अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का एक समूह है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वायरसेस, विषाणुओं का एक समूह है। अ ग्रुप ऑफ डिजीजेज, रोगों का एक समूह है। या फिर अ ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। तो इनमें से क्या चीज होती है कॉलीफॉर्म? तो कॉलीफॉर्म जो होता है वो बैक्टीरियाज का एक ग्रुप होता है, यानी कि जीवाणुओं का एक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? राजेंद्र सिंह इज पॉपुलरली नोन है। जो राजेंद्र सिंह हैं उनको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन आपने पहले भी करा होगा, पिछले पेपर जो सॉल्व करे थे हमने उनमें भी ये क्वेश्चन आया था, तो आपको सबको आंसर पता होगा अगर आप ये वीडियोस देख रहे होंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है वाटरमैन ऑफ इंडिया, भारत के जल पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन्स टू द ग्राउंड वाटर लेवल ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स? बांधों के निर्माण से भूजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जबकि बांध बनाएंगे हम तो उनसे भूजल के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप एक बात बताएंगे, जनरल आइडिया लगाइए कॉमन सेंस से, कि बांध क्या करते हैं? पानी को रोकते हैं। पानी रोक के आराम आराम से क्या करेगा? धरती में रिसेगा, तो क्या होगा? ग्राउंड जो वाटर है वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो जल स्तर, भूजल स्तर क्या होगा? यहाँ पर राइज होगा। भूजल स्तर क्या होने वाला है? बढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30। वेयर डज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल टेक प्लेस, यानी कि यहाँ पर ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है उसका 3 कार्बन मॉलिक्यूल में यहाँ पर टूटना कौन सी जगह पे होता है? कहाँ पर ये चीज़ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेल वॉल में होती है, या फिर गोल्जी एपरेटस में यहाँ पर होती है। हमको बताना है 6 कार्बन से 3 कार्बन में यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है वो कैसे यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, कहाँ पर ब्रेक डाउन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में। तो ये काम कहाँ पर होता है? ये काम होता है आपका कोशिका द्रव्य पे। ठीक है, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में ये काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्मेल्टिंग इज कैरिड आउट इन, जो स्मेल्टिंग प्रगलन की प्रक्रिया होती है, प्रगलन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर होती है? किस चीज़ में यहाँ पर की जाती है? मफल फर्नेस में, मफल भट्टी में, ओपन अर्थ फर्नेस में, या फिर इलेक्ट्रिक फर्नेस में, या फिर ब्लास्ट फर्नेस में, वात्या भट्टी में ये चीज़ होती है। तो अगर प्रगलन की बात की जाए, स्मेल्टिंग की बात की जाए, तो ये होती है कहाँ पे? ये ब्लास्ट फर्नेस में की जाती है। कहाँ पर? वात्या भट्टी में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंडीशन इन विच द ह्यूमन आईज आर पोजिशनड ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड्स रिड्यूसिंग द फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि जो हमारी आंखें हैं वो आगे की तरफ लगी होती हैं, जिससे हमारा जो विजन का एरिया है, दृष्टि का जो हमारा क्या है एरिया है, जो हमारा विजन जो फील्ड है, ठीक है, क्षेत्र है, वो कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? यहाँ पर कम हो जाता है, दृष्टि क्षेत्र जो हमारा कम हो जाता है, देखने का जो एरिया हम जितना देख पाएंगे। अगर इधर उधर रहते हमारे, एक आंख इधर रहती एक आंख इधर रहती तो हम पूरा ही देख लेते हैं, लेकिन हमारी आंखें क्या है? ठीक आगे की तरफ है। आगे की तरफ होने की वजह से क्या होगा? हमारा जो दृष्टि का क्षेत्र सो इतना ही रहेगा, यहाँ से हम इतना देख पाते हैं। ठीक है, तो वो क्षेत्र कम हो जाता है। उस चीज़ को क्या कहा जाता है? निवारक अंधापन कहा जाता है, एकोमोडेशन कहा जाता है, स्ट्रैबिस्मस कहा जाता है, या फिर स्टीरियोप्सिस कहा जाता है, त्रिविम दृष्टिता यहाँ पर कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर टिक कर लेना है। स्टीरियोप्सिस इस चीज़ को कहा जाता है। किस चीज़ को? हमारी जो आंखें आगे हैं, आगे सिर के आगे हैं, और उसके कारण उनका जो दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है, उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? स्टीरियोप्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच माउंटेन रेंज इज रीजन फॉर दी एरिड क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान की सूक्ष्म क्या है? शुष्क जलवायु है,
शुष्क जलवायु है राजस्थान की, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ पर देखने को मिलती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसके कारण राजस्थान की जलवायु शुष्क हो जाती है? क्या वो जयंतिया हिल्स हैं, क्या वो काराकोरम रेंज है, क्या वो अरावली रेंज है, या फिर वो वेस्टर्न घाट्स की वजह से ये देखने को मिलता है? तो आपको पता होगा कि ये जो चीज़ देखने को मिलती है शुष्क जलवायु राजस्थान का, वो किसकी वजह से होता है? अरावली रेंज की वजह से देखने को यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एल्कली मेटल इज, जो क्षार धातुएं होती हैं यानी कि ग्रुप 1 वाली यहाँ पर मेटल्स होती हैं, ग्रुप 1 वाली मेटल होती है जो, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करती है? दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि वो अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, या वो अच्छे अपचायक होते हैं। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है बहुत हाई रहता है। या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये। और तो यहाँ पर हम बात करते हैं उसकी, क्या किस चीज़ के बारे में? रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि जो क्या कर दे, किसी और को ऑक्सीडाइज कर दे, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन ले ले अपने पास, और उसके पास इलेक्ट्रॉन, चल उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो यहाँ पर क्या करें, उन किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दें, यानी कि उसका रिडक्शन करवा दें, उसका रिडक्शन करवा दे तो उसको क्या कहेंगे? उस जिस एलिमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन दे के दूसरे एलिमेंट का क्या करा दिया? रिडक्शन करवा दिया, तो इसको क्या कहेंगे? जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किन की, क्षार धातुओं की, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, या अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो ये कैसे होंगे? यहाँ पर ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये क्या कर देते हैं? दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था? इन्होंने किसने दिया था यहाँ पर डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? क्या जॉन डॉल्टन ने दिया था? क्या जोसेफ लुइस गेल लुसेक ने दिया था? या फिर एंटोनी लेवाइजर ने दिया था? या फिर जोसेफ प्रॉस्ट ने यहाँ पर ये लॉ दिया था? तो आपने अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर जोसेफ प्रॉस्ट ने यहाँ पर ये वाला लॉ दिया था। कौन सा लॉ दिया था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और आपके लिए काम है, आपको देखना है कि ये लॉ होता क्या है। आई थिंक अभी तक हम इसको 3-4 बार तो पढ़ ही चुके हैं, अभी तक ये 3-4 बार आ चुका है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नॉन एज, जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसे और किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है ब्लू ग्रीन एल्गिन, नील हरित शैवाल के नाम से जाना जाता है, यीस्ट के नाम से जाना जाता है, फंगाई के नाम से जाना जाता है, या फिर बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर 9th का सिलेबस पूरा कवर कर लिया हो तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि उसमें एक जगह पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्लू ग्रीन एल्गिन, जिसको क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया बोले या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी बोले, दोनों के दोनों एक ही चीज़ होती है, दोनों का एक ही के नाम है दोनों के दोनों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट ऑफ रन ऑफ वाटर इन रिवर्स? तो जो वाटर क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से नदियों में अपवाह जल का प्रभाव कौन सा है? जल बह रहा है, जो जल बहता रहेगा उसकी वजह से यहाँ पर कौन सी चीज़ होने वाली है? थंडर स्टॉर्म्स आने वाले हैं, सॉइल इरोजन होने वाला है, मृदा अपरदन होने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ सेल गैस का यहाँ पर निर्माण होने वाला है, या फिर सैंड डून्स का निर्माण होने वाला है, रेत के टीले बनने वाले हैं। आपको पता है जब नदी बहती है तो वो अपने साथ क्या कर देती है? मिट्टी को बहा कर ले जाती है। क्या करती है? मिट्टी को बहा कर ले जाती है। तो यहाँ पर सॉइल इरोजन, यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मृदा अपरदन जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट? ईस्ट से किस वैक्सीन का यहाँ पर निर्माण किया जाता है? ईस्ट की मदद से किस वैक्सीन का निर्माण किया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन,
रूबेला वैक्सीन या फिर रेबीज वैक्सीन या फिर MMR वैक्सीन। तो इनमें से अगर ऑप्शन देखें हम तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है हेपेटाइटिस बी, वो यहाँ पर किस चीज़ से बनाया जाता है, यहाँ पर ईस्ट से बनाया जाता है। जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होता है वो ईस्ट से यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद अ क्लॉक दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज। किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली घड़ी के साथ निर्देशांक पद्धति क्या कहलाती है? निर्देशांक पद्धति क्या कहलाती है? बात करें पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है, रेफरेंस पॉइंट कहलाती है या फिर पाथ लेंथ कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र है। वो कौन कहलाती है? निर्देश तंत्र किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली घड़ी के साथ निर्देशांक पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड, यानी कि पवनों का देश किस देश को कहा जाता है? जीके का क्वेश्चन है और ये आई थिंक आपको बखूबी रूप से ये आता होगा। ऑप्शन नंबर ए भारत है, थाईलैंड है, डेनमार्क है या फिर चाइना है। तो आप यहाँ पर जानते होंगे पहले से ही कि जो डेनमार्क है उसको क्या कहा जाता है? पवनों का देश भी कहा जाता है। ठीक है ना, कौन सा देश कहा जाता है? पवनों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल निश्चय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगर बात करें यहाँ पर जो गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल निश्चय है, यानी कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर है भारत का। कौन है? गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उनकी, यानी कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उसकी विशेषता कौन सी है? दे प्रोसीड टू कंप्लीशन, यानी कि वे पूर्ण होती हैं, या फिर दे आर कंप्लीट व्हेन द रिएक्शन आर रिमूव्ड, जब अभिक्रियाओं को हटा दिया जाता है तो वो पूर्ण हो जाती है। क्या बात हो गई? व्हेन दे आर नॉट कंप्लीट अनलेस द रिएक्टेंट्स आर रिमूव्ड, जब तक यहाँ पर क्या है, अभिकारकों को हटा ना दिया जाए तब तक वो पूर्ण नहीं होती हैं। ये क्या बात हुई? दे नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, यानी कि वो कभी भी क्या नहीं होती, कंप्लीशन को प्राप्त नहीं करती, कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? A + B बनाते हैं C+D, ठीक है, और ये C+D वापस क्या बना देते हैं? वापस A + B की तरफ जा रही हैं। तो जब ये इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आ रही है, तो क्या कभी ये रिएक्शन पूर्ण हो सकती है? कभी ये रिएक्शन पूर्ण हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि A से B बने, AB से CD बन रहा है, AB से CD बन रहा है और CD वापस AB बना रहा है, दोनों तरफ को रिएक्शन चल रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो कभी पूर्ण हो सकती है क्या? कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ना तो प्रोडक्ट यहाँ पर ख़त्म होने वाला है और ना ही रिएक्टेंट ख़त्म होने वाला है। एक टाइम पे जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो एक टाइम पे रिएक्टेंट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें यहाँ पर देख लेना। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारे पास सही हो जाएगा, दे नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज द शॉर्टेस्ट इन। जो कार्बन और कार्बन के बीच में बंध की लंबाई है वो सबसे कम इनमें से किस में होने वाली है, वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इथीन, इथीन क्या होता है? इथीन होता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। सबसे पहले तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, आपको बेसिक सी नॉलेज तो यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, नाम पता होगा आपको, अगर उनके बारे में पता ही नहीं है तो कैसे कर लोगे इसको, ठीक है। इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बेंजीन आ जाता है हमारे पास C6H6, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पर किसी चीज़ की, एसिटिलीन की, एसिटिलीन क्या होता है? एसिटिलीन हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक चीज़ आपको यह भी याद रखनी है कि एसिटिलीन क्या होता है, एथीन क्या होता है, इथाइन क्या होता है, इथेन क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत तो आपको जानकारी होनी चाहिए।
तो यहाँ पर बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच में यहाँ पर होने वाली है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कौन सा होने वाला है, तो शॉर्टेस्ट वो होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। तो आप मुझे बताएंगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, एक बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, दो बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर भी मैक्सिमम कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर इसके बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है और दो बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर तीन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तीन बॉन्ड प्रेजेंट है। ये तीनों बॉन्ड मतलब ये दोनों कार्बन को क्या कर रहा है, ये बॉन्ड्स आपस में और पास लेके आएगा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी इनके बीच में। सबसे कम डिस्टेंस किस में हो जाएगी, जो इथाइन वाला एसिटिलीन को और क्या कहा जाता है, इथाइन भी कहा जाता है, इथाइन भी कहा जाता है, इथाइन, ठीक है। एसिटिलीन को इथाइन भी कहा जाता है यहाँ पर, और जो ये क्या होता है एथीन को इथाइलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इथाइलिन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें तीन क्या है बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर है, मतलब तीन बॉन्ड बनाता है, तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस सबसे कम डिस्टेंस क्या होगी, इन दोनों कार्बन के बीच में होंगी। जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतना एटम्स पास में प्रेजेंट रहेंगे, उतना एटम क्या होंगे, पास में रहेंगे। जितना ज़्यादा यहाँ पर बॉन्ड होंगे, जितने यहाँ पर तीन बॉन्ड है तो ये यहाँ पर जो एटम होंगे वो सबसे ज़्यादा पास रहने वाले हैं, तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम यहाँ पर हो जाएगी। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ की बात करें, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, What is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder known as। तो क्या करना हमको, कॉपर वायर रैप करना है, ठीक है ना, सर्कुलर टर्न्स, ठीक है। कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन दी शेप ऑफ सिलेंडर के शेप में उनको क्या कर देना है, कॉइल्स को यहाँ पर टर्न कर करके मोड़ के यहाँ पर बना देना है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या एक सिलेंडर के आकार में बारीकी से लपेटे गए रोधी तांबे के तार के कई गोलाकार घुमाव की एक कुंडली को बनानी है हमको। उस चीज़ को क्या कहा जाता है, वो चीज़ हमको बताना है यहाँ पर। उस मल्टीमीटर कहा जाता है, सोलेनोइड कहा जाता है, डेनियल सेल कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर होता है सोलेनोइड। परिनालिका जिसको हिंदी में कहा जाता है, वैसे सोलेनोइड ही लिखा रहता है जगह जगह, ठीक है, सोलेनोइड कहा जाता है, ठीक है। तो सोलेनोइड क्या होगा, एक सिलेंडर के आकार में बारीकी से लपेटे गए रोधी तांबे के तारों के कई गोलाकार घुमाव की कुंडली जो बनती है उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर सोलेनोइड कहा जाता है। देख लेना इसको भी, सोलेनोइड स्ट्रक्चर कैसे बनता है। What happens to the greenhouse gas emission level due to the construction of dams? यहाँ पर what happens, तो जब भी क्या होता है, बांधों का निर्माण किया जाता है, उसके कारण ग्रीन हाउस गैस के स्तर पर क्या असर पड़ेगा। तो बांध बनेंगे, उनका कंस्ट्रक्शन होगा, तो वहाँ पर जो भी मशीन वगैरह काम करेंगी तो वहाँ पर क्या होगा, वो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है, या अपने आप ही बन जाएगा डैम, ठीक है। तो जो डैम का कंस्ट्रक्शन है उसमें यहाँ पर चीज़ें तो यूज होने वाली हैं, वो क्या करेंगी यहाँ पर, उनकी वजह से क्या होगा, उनकी वजह से यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी ही निकलेंगी, ठीक है। तो उससे इस ग्रीन हाउस के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा, स्तर बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस का स्तर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉइल बिल्डर्स ऑन बेयर रॉक्स ड्यूरिंग प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, प्राथमिक पारिस्थितिकी उत्तरवर्धन के दौरान नग्न जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, बेयर रॉक्स हैं, नग्न चट्टानें हैं, वो निम्नलिखित में से मिट्टी बनाते हैं, ठीक है। नग्न चट्टानों पर मिट्टी बनाएंगे, जैसे कोई पत्थर पड़े हुए हैं खाली, ठीक है, बिल्कुल साफ पत्थर पड़े हुए हैं, उन पर क्या हो जाएंगे, उन पर जम जाएगी कोई चीज़ और वो क्या बनाने लग जाएगी, उन पर मिट्टी बनाने लग जाएगी। तो वो कौन है इनमें से, केंचुए उनमें मिट्टी बनाने लग जाएंगे, या फिर घास मिट्टी बनाएगी, या फिर यहाँ पर बर्ड्स मिट्टी बनाएगी, यहाँ पर लाइकेन्स यहाँ पर मिट्टी बनाने लग जाते हैं उनको। तो यहाँ पर जो लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन वो यहाँ पर नेक्ड यानी कि बेयर रॉक्स होती है, जो नग्न चट्टानें होती हैं, उन पर जमा हो जाती हैं, उन पर जम जाएगी, ठीक है, वहाँ पर उनको मिट्टी में चेंज कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन लंग डिजीज। इनमें से कौन सा रोग है जिसको ब्राउन लंग डिजीज भी कहा जाता है। यहाँ पर न्यूमोकोनियोसिस है, या फिर सिलिकोसिस है, या फिर बाइसिनोसिस है, या फिर एस्बेस्टोसिस है। कौन सा रोग है, अरे ये तो बड़े खतरनाक रोग है यार, इसका देख लेना भाई क्या होता है ये। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, यहाँ पर सही आंसर है। आज सर्च मार के देखना है कौन सा रोग है, ठीक है, सर्च मार के देख लेना कौन सा रोग होता है, इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फोर्स्ड CFC प्रोड्यूसर टू डिक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन 1987।
1987 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे, ठीक है, उनको उत्पादन करने वाले जो उत्पादक थे उन पर इनका उत्पादन क्या करने का, कम करने का दबाव डाला था? तो कौन कौन सा वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये काम किया था? ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड था, या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज था, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था, या फिर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो था, इन्होंने यहाँ पर 1987 में क्या करा? सीएफसी उत्पादकों पर उत्पादन स्तर कम करने के लिए दबाव डाला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नियरली अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन को कौन लगभग, यानी कि लगभग एक सरल आवर्त गति बोल रहा ना, नियरली अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो शो करने लग जाए, मतलब ठीक है, प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा उसका? यहाँ पर मोशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग मर्करी कॉलम इन अ यूट्यूब, एक कोई यूट्यूब है उसके अंदर, क्या यूट्यूब मतलब इस तरीके का कोई ट्यूब, ठीक है, यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं जिसमें हम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का कोई यूट्यूब होगा, ठीक है, उसमें क्या है यहाँ पर मरकरी कॉलम, कोई मरकरी कॉलम है इसके अंदर, ठीक है, वो क्या कर रहा है यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है। मरकरी कॉलम है कोई इसके अंदर, वो यहाँ पर ऑसिलेट कर रहा है, मरकरी कॉलम इसके अंदर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, या मोशन ऑफ वीनस अराउंड द सन, सन के अराउंड वीनस का मोशन, या फिर जनरल वाइब्रेशन ऑफ अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लो ये मैं बोल रहा हूँ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है अपनी मीन पोजीशन, यहाँ पर मान लो इसकी मीन पोजीशन है, इसके इधर उधर क्या कर रहा है, यहाँ पर मोशन कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड यहाँ पर वाइब्रेशन कर रहा है। रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, या फिर जो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूम रही है, तो इनमें से सरल आवर्त गति को प्रतिनिधित्व तो कौन करेगा? तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, यूट्यूब के अंदर जो रहेगा कौन, यहाँ पर ऑसिलेशन करेगा कौन? मरकरी कॉलम, मरकरी कॉलम। तो ये क्या दिखाता है यहाँ पर? सरल आवर्त गति को यहाँ पर दिखाता है, लगभग सरल आवर्त गति ही मानी जाएगी वो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, सब्सटेंसेज विच पजेज क्लीनिंग प्रॉपर्टीज एंड गिव लेदर इवन विद हार्ड वाटर, यानी कि क्या है, वह पदार्थ जिनमें सफाई के गुण तो होते हैं और कठोर जल में भी झाग देते हैं, सफाई के गुण होते हैं और क्या करते हैं, कठोर जल में जो हार्ड वाटर रहता है उसमें भी झाग देते हैं, उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पर उनको इमल्सिफायर्स कहा जाता है, सोप्स कहा जाता है, डिटर्जेंट कहा जाता है, या फिर मॉडरेट्स कहा जाता है। तो आपको पता होगा जो साबुन होते हैं वो क्या नहीं कर पाते, जो हार्ड वाटर रहता है वहाँ पर वहाँ पर क्या नहीं कर पाता, झाग नहीं दे पाता, इसलिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डिटर्जेंट्स का। किस चीज़ का यूज करते हैं? डिटर्जेंट का। और डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर में भी यहाँ पर झाग प्रोवाइड कराते हैं, झाग प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कौन होते हैं, सफाई के गुण तो होते ही हैं इनमें, और ये कठोर जल में भी झाग यहाँ पर देते हैं, तो वो कौन है? डिटर्जेंट है। तो आज के लिए यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं आज के इस लेक्चर में। मुझे लगता है आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो इन वीडियो ये जो हम यहाँ पर पेपर सॉल्व करते हैं, इससे पहले हमने कौन सा 16 जुलाई वाला पेपर सॉल्व कर लिए दोनों के दोनों, ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के दोनों मैंने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर लिए हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पर चैनल का, अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें तो उसमें जीरो के में, वैसे तो मैंने लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आपको नहीं मिलता उससे भी तो आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम पे जीरो केमिस्ट्री सर्च करके यहाँ पर मेरा चैनल ढूंढ सकते हैं। वहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन भी रोज़ क्विज के रूप में यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर पेपर सॉल्व होते रहेंगे, जब ये वाला पेपर भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, 17 जुलाई का शिफ्ट 1 वाला 100 क्वेश्चन जब यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका PDF में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अभी मैंने वहाँ पर 16 जुलाई वाले जो दोनों PDF हैं दोनों के दोनों प्रोवाइड करा दिए हैं, ठीक है। तब तक के लिए फिर आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।